से एपिस्टेमोलॉजिकल फिलॉसफी दे रही है और वैशेषिक फिलॉसफी जो है वो एक तरह से मेटाफिजिकल थ्योरी देगी, थ्योरी ऑफ रियलिटी। तो न्याय फिलॉसफी जो है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, इंडियन फिलॉसफी जो है उसमें अगर हम एपिस्टेमोलॉजी की थ्योरी ऑफ नॉलेज की बात कर रहे हैं तो हम प्रमाण की बात करते हैं कि भाई जो नॉलेज है रियलिटी का वो हमें कैसे मिल रहा है, तो उसे वो क्या कहते हैं, प्रमाण से, है ना, कि प्रमाण इज दी एक्चुअली वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज और राइट सोर्स ऑफ नॉलेज। न्याय फिलॉसफी में जो अभी तक प्रमाण हम कवर कर चुके हैं वो है प्रत्यक्ष प्रमाण या परसेप्शन। इन्फरेंस हम कवर कर चुके हैं विच इज अनुमान, जिसमें हमने एक तरह से हेत्वाभास का जो कॉन्सेप्ट था उसको बहुत अच्छे से डिटेल में समझ लिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ पहले जाकर आप उन वीडियोस को रेफ़र कीजिए, वो वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए या इन जनरल फिलॉसफी को समझने के लिए। इसके साथ ही अगर जो मेरा चैनल है फिलॉसफी फॉर लाइफ, अगर आपने उसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लें। मुझे वो नंबर्स बढ़ते हुए देखकर सच में बहुत मोटिवेशन होता है, आपके जो लाइक्स हैं, कमेंट्स हैं, उनसे मुझे बहुत मोटिवेटिंग फील होता है। तो प्लीज़ आप अपनी राइट से थोड़ा वो समय निकाल कर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो भी है आप वो ज़रूर करें। इसके बाद अब जो हम एक तरह से न्याय फिलॉसफी में जो हमारे 2 प्रमाण रह गए हैं, जो न्याय फिलॉसफी ने कंसाइडर किए हैं 4 प्रमाण, उनमें से जो 2 रह गए हैं हमारे, वो है एक उपमान विच इज़ कंपैरिजन एंड द अदर वन इज शब्द या वर्बल टेस्टिमनी। तो सबसे पहले हम उपमान देख लेते हैं, वो छोटा है, समझने में जल्दी ख़त्म हो जाएगा, है ना। इसके पहले की जितनी भी इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी हमने डिस्कस किए हुए हैं, है ना, जैनिज्म, बुद्धिज्म, तो उन्होंने उपमान जो है वो एक तरह से इन्फरेंस में ही कंसाइडर किया है ना, उन्होंने उपमान को एक वैलिड सोर्स ऑफ प्रमाण कंसाइडर नहीं किया है। बट न्याय बीइंग द फर्स्ट विच कंसाइडर्ड उपमान एज ए वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज एज ए प्रमाण, ठीक है। तो उपमान जो है इसके साथ ही हमें याद रखना है कि मीमांसा जो फिलॉसफी है या वेदांता में जो हम एक तरह से पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा पढ़ते हैं, तो मीमांसा जो फिलॉसफी, उन्होंने भी उपमान को एक वैलिड सोर्स ऑफ प्रमाण कंसिडर किया है। तो अभी जब हम ये उपमान समझेंगे तो हमें इन पर बहुत ध्यान देना है कि जब हम मीमांसा का उपमान पढ़ें तब हमें पता हो कि दोनों में क्या डिफरेंस है ना, ये किस तरह का उपमान अपना एक तरह से प्रमाण में कंसिडर कर रहे हैं और उनके एक तरह से उपमान की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो जो न्याय फिलॉसफी है ना, न्याय विशेषिका जो है, उन्होंने जिन्होंने उपमान एक तरह से कंपैरिजन जो है, जो प्रमाण कंसाइडर किया है, वो किस तरह के उपमान की बात कर रहे हैं, तो वही वो बात कर रहे हैं एक डिनोटेशन की, कि जो वर्ड है वो क्या करेगा, एक वर्ड क्या करेगा, एक चीज को डिनोट करेगा, है ना, एक डिनोट करेगा, डिनोटेशन है, वर्ड इज ए डिनोटेशन, डिनोटिंग अ थिंग, ठीक है। और इस रिलेशन से, है ना, एंड बाय दिस रिलेशन वी कंपेयर 2 things and get knowledge of an unperceived thing, है ना। अनपरसीव्ड फैक्ट, है ना, हमें अनपरसीव्ड जो फैक्ट है इसका नॉलेज मिलता है कैसे, जब हम एक रिलेशन देखते हैं किसके बारे में, एक वर्ड और उस वर्ड से वो क्या चीज़ डिनोट कर रहा है ना, एक चीज़ डिनोट कर रहा है वो वर्ड, और इस रिलेशन से, है ना, एक वर्बल डिनोटेशन से जो हमें एक नया फैक्ट पता चला है, जो एक्चुअली क्या है, परसेप्शन नहीं है और वो क्या है, इन्फरेंस भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एक तरह से व्याप्ति एस्टेब्लिश नहीं हो रही है, प्लस परसेप्शन नहीं है क्योंकि वो अनपरसीव्ड इफेक्ट है ना। इसका एग्जांपल हमने बहुत इजीली तरीके से समझा था अपनी इंट्रोडक्टरी एक तरह से क्लास में, जब हमने प्रमाण डिस्कस किए थे सबसे पहले। तो हमने क्या देखा था उपमान के लिए, कि भाई जैसे मैंने कभी एक तरह से गुआवा को नहीं देखा, है ना, कोई एक जंगली कोई एक एनिमल है, मैंने उसे नहीं देखा और मैंने कहा कि यार मैंने तो कभी उस एनिमल को देखा नहीं है, लेकिन जिस एक फलाने इंसान ने देखा हुआ है वो मेरे पास आया, बोला अरे तुमने अपनी काऊ देखी है ना, गया देखी है, बोले हाँ मैंने ये वाली काऊ तो देखी है, तो बोले बस ऐसी ही रहती है, बस थोड़ी बड़ी रहती है, थोड़ी सी बस एक तरह से सींग ज़्यादा बड़े रहते हैं, ऐसा रहता है वैसा रहता है, बाकी अपनी गाऊ जैसी होती है। सो जो गुआवा है इट इज़ नथिंग लाइक ए वाइल्ड काऊ, है ना, बस वो वाइल्ड काऊ जैसी होगी। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एक वर्ड से क्या कर दिया, डिनोट कर दिया किसको, एक थिंग को, और इस तरह उन्होंने क्या किया, एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर दिया
और उससे हमें क्या मिला, एक ऐसी चीज़ के बारे में नॉलेज मिला जो हमने क्या है कभी देखी नहीं थी। जब हम जंगल गए और हमने गुआवा देखा तो हमने क्या किया, हमने उस वर्ड से एक डिनोट कर ली चीज़, है ना, अपने रिमेम्बरेंस के थ्रू कि ये जो वर्ड है किसको डिनोट कर रहा था, गुआवा जैसे, है ना, तो वाइल्ड काउ जैसे। तो हमने क्या कर लिया, अरे ये तो क्या है, गुआवा है, हमने उसको पहचान लिया, है ना, जबकि हमने उसे कभी भी परसीव नहीं किया था और वहाँ पे इन्फरेंस भी नहीं है क्योंकि व्याप्ति नहीं है। तो जो चीज़ हमने कभी परसीव नहीं की, विच इज़ द वाइल्ड गुआवा, उसको हमने कैसे पहचान लिया, बाय द डिनोटेशन, कि भाई वो कैसी होती है, भाई वाइल्ड काउ जैसी होती है ना। तो वर्ड हमारे पास था, उसने हमें कुछ डिनोट किया और उससे हमने क्या किया, एक नए फैक्ट को, एक नए नॉलेज को अटेन किया विथ द हेल्प ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, तो जो कंपैरिजन, जो उपमान न्याय विशेष का बात कर रहा है, वो यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, वर्ड और उसकी डिनोटेशन की बात कर रहा है। इसलिए जो उपमान है न्याय वैशेषिका का, उसको क्या कहा गया है, उसके लिए परफेक्ट एक टिपिकल टर्म जो है वो आपको याद रखनी है, आपको हमेशा एग्जाम में मेंशन करनी है, और अगर एमसीक्यू फॉर्मेट में आती है तो आपको पता होना चाहिए कि वो जो टर्म है वो न्याय वैशेषिका की कंपैरिजन से रिलेटेड है। और वो टर्म क्या है भाई, संज्ञा। थोड़ा बड़ा लिखती हूँ, है ना, संज्ञा, ये पूरा वन वर्ड है ना, एक ही वर्ड है पूरा, संज्ञा, संगी, संबंध, ज्ञानम। संज्ञा, संगी, संबंध, ज्ञानम। संज्ञा मतलब वो जो वर्ड है, संगी जिसकी वो बात कर रहा है, डिनोट कर रहा है, संबंध कि भाई उनके बीच में एक रिलेशन है। तो संज्ञा, संगी, संबंध, ज्ञानम मीन्स हमें उस चीज़ का नॉलेज मिल रहा है। संज्ञा क्या हो गई भाई, वो वर्ड जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं ना, नाउन। संगी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो चीज़ वो डिनोट कर रहे हैं। संबंधम कि उनके बीच में क्या हो गया, एक रिलेशन हो गया, और वो उससे क्या मिल रहा है, हमें एक न्यू नॉलेज मिल रहा है। जैसे वाइल्ड काउ जो है, उससे हमें क्या डिनोटेशन मिल रहा है कि भाई वो कैसा है, गुआवा जैसा है ना, या जो गुआवा है वो एक्चुअली क्या है, वाइल्ड काउ जैसा है। तो हमने एक वर्ड लिया, हमने उसको एक डिनोटेशन दे दिया, एक मीनिंग दे दिया, और उस रिलेशन से, है ना, उन दोनों वर्ड और उसके डिनोटेशन का जो रिलेशन है, उससे हमने क्या किया, एक नया नॉलेज जो है वो अटेन कर लिया। वो जबकि कैसा था, एक अनपरसीव्ड फैक्ट था, एक अनपरसीव्ड नॉलेज था। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक न्यू, एक तरह से नॉलेज अटेन कर लिया, ज्ञानम मिल गया विद द हेल्प ऑफ रिलेशन बिटवीन संज्ञा एंड संगी, वर्ड एंड इट्स डिनोटेशन। ठीक है, ये बहुत सिंपल सी बात है ना, संज्ञा, संगी, संबंधम, ज्ञानम। इससे क्या है, हमें बस ये चीज़ याद रखनी है कि अगर नॉर्मल सी चीज़ है, हमें पता है कि भाई वाइल्ड काउ को हमने कैसे समझा दिया, गुआवा को हमने कैसे समझा दिया, वाइल्ड काउ जैसे। अब यही वो एग्जाम में इतनी बड़ी टर्म में पूछ लेगा तो हम ऐसे हो जाएंगे, यार ये तो कभी पढ़ा ही नहीं, ये तो कितनी खतरनाक चीज़ थी। जबकि बहुत सिंपल है ना, वर्ड एंड इट्स डिनोटेशन, उनके बीच में जो रिलेशन है उससे हमें एक न्यू चीज़ पता चली, एक न्यू नॉलेज पता चला विद द हेल्प ऑफ व्हाट, कंपैरिजन और उपमान। तो संज्ञा, संगी, संबंध, ज्ञानम। अब देखिए, हम इस पर इतना एम्फेसिस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम मीमांसा पढ़ेंगे तो वहाँ हमें पता चलेगा कि मीमांसा जो है उसके लिए जो उपमान है वो संज्ञा, संगी, संबंध, ज्ञानम नहीं है। इनफैक्ट वो न्याय की इस ये जो रिलेशन है, इससे जो हमें नॉलेज मिल रहा है उसे रिफ्यूट करेगा, उसे रिजेक्ट करेगा, और क्या कहेगा कि नहीं, ये कंपैरिजन नहीं, कंपैरिजन की डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ। तो वो जो डेफिनेशन बताएंगे हमें उपमान की, कंपैरिजन की, वो हम मीमांसा जब पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। बट आपको याद रखना है कि न्याय वैशेषिका ने कंपैरिजन या उपमान की डेफिनेशन क्या बताई है। ठीक है, कि वर्ड जो है वो डिनोट कर रहा है चीज़ों को, और उन दोनों से जो रिलेशन है उन दोनों वर्ड और डिनोटेशन का, उससे जो हमें न्यू नॉलेज मिल रहा है विद द हेल्प ऑफ कंपैरिजन, इट इज़ व्हाट, प्रमाण, अ वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, है ना। संज्ञा, संगी, संबंध, ज्ञानम, ये क्या हो गया, ये हमारा उपमान हो गया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं जो एक तरह से आखिरी जो हमारा रह गया है, क्या बोलते हैं, प्रमाण न्याय वैशेषिका का, वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो आप सभी को जैसा पता ही है कि एक जो प्रमाण रह गया है वो क्या है, वर्बल टेस्टिमनी या फिर शब्द, है ना, शब्द ही है जो हमारा रह गया है। शब्द और वर्बल टेस्टिमनी, है ना। तो वर्बल टेस्टिमनी से हम ज़्यादातर क्या समझते हैं कि भाई वेदास में जो लिखी गई चीज़ें हैं वो औपत पुरुष ने लिखी हैं, कोई ऐसा एक तरह से मतलब
जो पुरुष ही नहीं है ना, बियॉन्ड दिस ह्यूमन बीइंग, है ना, क्योंकि ये जो वेदास हैं वो एक तरह से इनफॉलिएबल है ना, वेदास आर इनफॉलिएबल, ऐसा कौन मानते हैं, ज़्यादातर जितने भी शठ दर्शन से बिलोंग करने वाले स्कूल्स हैं इंडियन फिलोसफी की, वो क्या मानते हैं कि वेदास आर इनफॉलिएबल। तो अगर वेदास जो हैं उनमें कहीं भी किसी भी तरह की कोई त्रुटि नहीं है, कोई गलती नहीं है, वो कभी फेल ही नहीं हो सकते, तो ज़रूर उन्हें किसी एक सुप्रीम एंटिटी ने लिखा है जो ह्यूमन बीइंग्स के बियॉन्ड है, इसलिए उन्हें क्या बोलते हैं, अपुरुष है ना, कि भाई कोई सामान्य पुरुष इनकी रचना नहीं कर सकता। ठीक है, तो वर्बल टेस्टिमनी जब हम पढ़ते हैं, शब्द जब हम पढ़ते हैं इंडियन फिलोसफी के कॉन्टेक्स्ट में, तो हम हमेशा क्या सपोज करते हैं कि भाई ये वेदास की बात कर रहे हैं ना, लेकिन यहाँ पर जो है न्याय फिलोसफी ने हमें थोड़ा सा और एक तरह से एक ब्रॉड होराइजन दिया है। उन्होंने कहा है कि वर्बल टेस्टिमनी आप दो चीज़ों के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं ना। तो फर्स्ट जो है इट इज़ बेस्ड ऑन नेचर ऑफ नॉलेज, है ना, कि जो हमें नॉलेज मिल रहा है उसका नेचर कैसा है ना। तो नेचर ऑफ जो नॉलेज है उसके बेसिस पे हमें क्या मिल जाएगा भाई, पहला दृष्टार्थ, दृष्टार्थ, ठीक है, एंड द सेकंड वन इज अदृष्टार्थ। दृष्टार्थ क्या है कि भाई जब हमें नॉलेज किसी परसेप्टेबल चीज के बारे में मिले, है ना, नॉलेज ऑफ परसेप्टेबल और परसीवेबल, जिसे हम देख सकते हैं, अगर हमें उसके बारे में नॉलेज मिल रहा है तो वो कैसा हो गया, दृष्टार्थ, देख सकते हैं, दृश्य मतलब देखना, है ना, देख सकते हैं जिस चीज़ को, अगर उसके बारे में कोई चीज़ नॉलेज हमें मिल रही है, हवा पानी चीज़ें, है ना, तो उन्हें हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं ना। तो उनके बारे में अगर कोई चीज़ हमें मिल रही है, कोई नॉलेज मिल रहा है विद दी हेल्प ऑफ वर्बल टेस्टिमनी और शब्द, तो उसे हम क्या बोलेंगे, दृष्टार्थ, है ना। और अगर हम ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, शब्द जो है वेदास जैसे, मतलब सपोज कर लीजिए कोई भी एक तरह से वर्बल टेस्टिमनी है शब्द, अगर किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रही है जिसे हम देख नहीं कर सकते, सपोज कीजिए ईश्वर, भगवान, गॉड, सोल, है ना, आत्मा, ये वो चीज़ें हैं जिन्हें हम कभी भी देख नहीं सकते, है ना, परसीवेबल नहीं है। तो जब भी हम ऐसी चीज़ के बारे में बात करेंगे, सो नॉलेज ऑफ सम इम्परसेप्टेबल ऑब्जेक्ट और एंटिटी, तो वो क्या हो जाएगी, अदृष्टार्थ हो जाएगी। ठीक है, तो ये किसके बेसिस पे हो गया भाई, वर्बल टेस्टिमनी बेस्ड ऑन इट्स द नेचर ऑफ नॉलेज, कि भाई नेचर जो है नॉलेज का वो हमें कैसा मिल रहा है, दृष्टार्थ है अदृष्टार्थ है, कि भाई वो जो चीज़ है वो कैसी है, हम उसे देख सकते हैं या नहीं देख सकते, तो वो नॉलेज भी कैसा हो जाएगा, दृष्टार्थ या फिर अदृष्टार्थ। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप सभी को जो ये टॉपिक है समझ आ रहा होगा, है ना, शब्द या वर्बल टेस्टिमनी का। अब देखिए इसके आगे हम डिस्कस कर लेते हैं। इतना आपने लिख लिया हो तो मैं सिर्फ कर दूं, है ना, नॉलेज ऑफ सम, और एक तरह से शब्द वर्बल नॉलेज, इसके आगे आप एक वर्ड और यूज कर लीजिए ना, हम शब्द की बात कर रहे हैं क्योंकि, तो वर्बल नॉलेज ऑफ सम परसेप्टेबल ऑब्जेक्ट और एंटिटी, सिमिलरली वर्बल नॉलेज ऑफ सम इम्परसेप्टेबल ऑब्जेक्ट और एंटिटी, है ना, ये क्या हो गया, अदृष्टार्थ। ठीक है, आई होप आप सभी ने इतना नोट कर लिया होगा, है ना। अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो सेकंड है नेचर ऑफ नॉलेज की जगह सोर्स ऑफ नॉलेज। बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ नॉलेज, कि भाई वो जो नॉलेज है वर्बल नॉलेज वो हमें कहाँ से मिल रहा है, कौन से सोर्स से मिल रहा है। तो सबसे पहले इसमें आ जाएगा वैदिक, जैसा हमें पता है कि भाई वेदास से अगर हमें मिल रहा है तो वैदिक, और सेकंड है इसमें लौकिक। लौकिक इज नथिंग बट, हमने लौकिक अलौकिक पढ़ी हैं चीजें कहाँ पे, जैनिज्म में। तो लौकिक एक्चुअली क्या था, रिलेटेड टू दिस वर्ल्ड, है ना, विच इज मोर लाइक अ सेक्युलर टेक्स्ट, है ना। सो लौकिक यहाँ पर क्या मतलब है, सेक्युलर टेक्स्ट और टेक्स्ट अदर देन वेदास,
ना। तो जो भी नॉलेज हमें वेदास के थ्रू मिल रहा है वो क्या हो गया, वैदिक नॉलेज, वैदिक एक तरह से शब्द, और या फिर लौकिक क्या हो गया, जो भी सेक्युलर टेक्स्ट या फिर टेक्स्ट अदर देन जो वेदास है, अगर हमें उससे कोई नॉलेज मिल रहा है वर्बल टेस्टिमनी के थ्रू, तो वो क्या हो जाएगा, लौकिक। ठीक है, ये बात आई होप आप सभी को समझ आ गई होगी। अब देखिए शब्द से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट, एक तरह से थ्योरी है, वो आप सभी को याद रखनी है ना। एक तो शक्ति ग्रह का टॉपिक है, वो हम लेकिन तब कवर करेंगे जब हम वैशेषिक का कंप्लीट कर लेंगे। शक्ति ग्रह, कारण, ये न्याय फिलॉसफी से रिलेटेड बहुत ही एक तरह से फेवरेट टॉपिक्स हैं किसी भी एग्जाम के, स्पेशली नेट यूजीसी या सीयूईटी के एग्जाम के, क्योंकि ये वो टॉपिक हैं जो एक तरह से थोड़े से टफ हैं, पहली चीज़ तो। दूसरा, उतना बुक्स में अवेलेबल नहीं मिलता आपको इजीली इनके आंसर्स, प्लस ये हिडन टॉपिक्स हैं, बहुत ही एक तरह से लेयर्ड। जब हम पढ़ते हैं, थोड़ा डीप जाते हैं सब्जेक्ट में, तब हम इस तरह के टॉपिक्स जो हैं वो कवर करते हैं। शक्ति आग्रह हो गया, कारण हो गया, है ना, इसके क्वेश्चंस आपको बहुत मिलेंगे। तो ये जो टॉपिक्स हैं हम वैशेषिक का जब कंप्लीट कर लेंगे तब पढ़ेंगे, एक सेपरेट एक तरह से दोनों की वीडियोस बनेंगी, शक्ति आग्रह और कारण की, क्योंकि वैशेषिका में कुछ चीज़ें हैं उनको पढ़ने के बाद ही जो कारण है आप उसे बेहतर समझ पाएंगे, है ना। फिलहाल शब्द या वर्बल टेस्टिमनी से रिलेटेड एक जो चीज़ है वो आपको पढ़नी है, और वो ये है कि जैसे कोई भी सेंटेंस है ना, शब्द टेस्टिमनी, वर्बल टेस्टिमनी, तो हम कोई चीज़ कह रहे हैं, तो सेंटेंस जो है उसको एक तरह से इंटेलिजिबल बनाने के लिए, इंटेलिजिबल एक तरह से होने के लिए, है ना, टू बी इंटेलिजिबल, अ सेंटेंस टू बी इंटेलिजिबल, है ना, इट मस्ट फॉलो 4 नेसेसरी कंडीशंस, कि भाई कोई भी सेंटेंस वर्बल टेस्टिमनी या शब्द के अंदर अगर वो इंटेलिजिबल बोलना चाह रहे हैं कि भाई ये सेंटेंस जो है वो इंटेलिजिबल सेंटेंस कहलाएगा, ताकि जो लिंग्विस्टिक एरर है वो ना हो, है ना। क्या है फिलॉसफी, जब हम वेस्टर्न फिलॉसफी भी पढ़ेंगे वहाँ पे हमें लिंग्विस्टिक फिलोसोफर्स मिलेंगे, तो वो क्या कह रहे थे कि भाई वो सोचे आप कंटेम्प्रेरी पीरियड में आके वो इस बारे में बात कर रहे हैं ना, लिंग्विस्टिक एरर के बारे में, कि फिलोसफिकल प्रॉब्लम्स आर नथिंग बट लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम्स, है ना। बट हमारे यहाँ इंडियन फिलोसफी में सोचिए वेदास के टाइम पर ही एक तरह से न्याय वैशेषिक का जो इतनी एक तरह से ओल्ड इंडियन फिलोसफीज हैं, उन स्कूल्स में ही पहले से लिंग्विस्टिक एरर या एक तरह से लिंग्विस्टिक फिलोसफी पर इतनी डिस्कशन हुई है, तो उन्होंने लिंग्विस्टिक एरर को एक तरह से प्रिवेंट करने के लिए कि लिंग्विस्टिक एरर ना हो, इसलिए उन्होंने क्या दिया है, ये एक थ्योरी दी है न्याय वैशेषिका ने शब्द से रिलेटेड, कि जो सेंटेंस है वो इंटेलिजिबल तभी कहलाएगा जब वो एक तरह से इन 4 नेसेसरी कंडीशंस को फॉलो करेगा, ठीक है। और वो 4 नेसेसरी कंडीशंस क्या है ये हम डिस्कस कर लेते हैं, ये आपको इतना लिख लेना है ना, इसके आगे हम वो 4 कंडीशंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली जो कंडीशन है इसमें, है ना, वो क्या है, आकांक्षा, है ना, आकांक्षा, विच इज वॉट म्यूचुअल, है ना। अब हम आकांक्षा को समझ लेते हैं। तो आकांक्षा क्या कह रही है कि भाई एक म्यूचुअल एक्सपेक्टेंसी, एक इम्प्लीकेशन होना चाहिए बिटवीन दी वर्ड्स, है ना, कि भाई जो भी वर्ड्स आ रहे हैं उनमें एक एक्सपेक्टेशन हो कि हाँ भाई इस चीज़ के बाद ये वर्ड एक्सपेक्टेड है। सपोज कीजिए एक 4 वर्ड्स हैं, जैसे मैं बोल दूँ कि काऊ, मैन, वाटर, फायर, तो ये क्या हो गया, एक तरह से सेंसलेस एक तरह से स्टेटमेंट हो गया। क्यों? क्योंकि वन वर्ड इज नॉट एक्सपेक्टिंग दी अदर वर्ड, है ना, काऊ, मैन, फायर, वाटर, कुछ सेंस नहीं निकल के आ रहा। तो एक म्यूचुअल क्या होनी चाहिए, एक्सपेक्टेंसी, एक क्या होना चाहिए, आकांक्षा होनी चाहिए, एक एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए ऑफ दैट वर्ड, है ना, कि भाई इस वर्ड के बाद ये वर्ड एक्सपेक्टेड है ना, कि भाई काऊ इज दिस, मैन इज दिस, है ना। तो ये क्या हो गया, एक्सपेक्टेंसी या आकांक्षा हो गई। तो ये क्या हो गई, फर्स्ट नेसेसरी कंडीशन हो गई फॉर अ स्टेटमेंट टू बी इंटेलिजिबल, ठीक है। अब जो सेकंड है एक तरह से कंडीशन, आई होप ये आपने लिख लिया है ना, एक म्यूचुअल एक्सपेक्टेंसी या इम्प्लीकेशन। इसका आप एग्जाम्पल लिख लीजिए कि भाई काऊ, मैन, वाटर, एयर, है ना, ये जो स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगा, इन एक तरह से सेंसलेस हो जाएगा, क्योंकि वन वर्ड इज नॉट एक्सपेक्टिंग दी अदर वर्ड, है ना, कि भाई ये जो वर्ड्स हैं इनके बीच में क्या है, एक एक्सपेक्टेंसी या जो एक म्यूचुअल इम्प्लीकेशन है वो नहीं है। तो ये क्या हो गई, सेंसलेस स्टेटमेंट हो गया। ये एग्जाम्पल आपको लिखना है एग्जाम में, ठीक है। चलिए सेकेंड कंडीशन देख लेते हैं हम। तो आकांक्षा के बाद जो हमारी एक तरह से सेकेंड कंडीशन रहेगी वो क्या हो जाएगी, योग्यता, है ना, कि भाई कोई भी सेंटेंस है वो इंटेलिजिबल होना चाहिए, बिटवीन दी वर्ड्स, है ना, कि भाई जो भी नॉलेज हमें मिल रहा है वो वर्बल टेस्टिमनी या शब्द से रिलेटेड, एक सेक्युलर टेक्स्ट या फिर टेक्स्ट अदर देन जो वेदास है, अगर हमें उससे कोई नॉलेज मिल रहा है वर्बल टेस्टिमनी के थ्रू, तो वो क्या हो जाएगा लॉकिक, ठीक है। अब जो
सेकंड इज योग्यता या फिर म्यूचुअल फिटनेस। अब म्यूचुअल फिटनेस क्या है भाई, ये हमारी फिटनेस की बात नहीं हो रही है। म्यूचुअल फिटनेस बिटवीन दी वर्ड्स, कि भाई हमारे जो वर्ड्स हैं वो एक दूसरे को कहीं सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी ना कर दें, है ना। कि भाई वाटर द प्लांट्स विथ फायर, है ना, कि भाई पानी डालो पौधों में आग से। तो आग और पानी क्या है, एक तरह से म्यूचुअली फिट नहीं हो रहे हैं एक सेंटेंस में, वो कैसे हैं, एक तरह से कॉन्ट्रडिक्टरी है ना। तो ये क्या हो गए, म्यूचुअली अनफिट हो गए। तो क्या हो गया, एक तरह से सेंसलेस जो है स्टेटमेंट वो हमारा बन गया। हमें कैसा बनाना है, इंटेलिजिबल सेंटेंस बनाना है, एक तरह से उनमें इंटेलिजेंस होनी चाहिए, कोई सेंस निकल के आना चाहिए। तो म्यूचुअल फिटनेस होनी चाहिए। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया भाई, कि भाई कहाँ पर जो म्यूचुअल फिटनेस फॉलो नहीं हो रही है, तो उसका एग्जाम्पल हो जाएगा कि भाई वाटर द प्लांट्स विथ फायर। ठीक है, आई होप ये आप सभी को समझ आ गई होगी, है ना। सेकंड कंडीशन या सेकंड एक, हाँ ये नेसेसरी कंडीशन योग्यता, ये लिख लिया आपने। अब हम थर्ड डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड है सन्निधि। सन्निधि का क्या मतलब है, सानिध्य, पास बैठना, है ना। तो प्रॉक्सिमिटी, सन्निधि इज व्हाट, प्रॉक्सिमिटी, है ना, प्रॉक्सिमिटी बिटवीन दी वर्ड्स, है ना, प्रॉक्सिमिटी बिटवीन दी वर्ड्स। अब आप ऐसे सोचिए कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, और पढ़ाते पढ़ाते मैं क्या कहूँ, हाँ इंडियन फिलॉसफी, है ना, फिर मैं चली जाऊँ चाय पीना, चाय वगैरह पी आऊँ, है ना, खाना वगैरह खाऊँ, फिर मैं आके एक वर्ड बोलूँ कि, फिर मैं वापस चली जाऊँ, फिर आ जाऊँ पौधों में पानी डालने के बाद फिर बोलूँ ऐसा, फिर कुछ कर लूँ फिर बोलूँ है। तो ये जो सेंटेंस है वो सेंटेंस रहेगा ही नहीं, क्योंकि उनमें एक म्यूचुअल क्या है, प्रॉक्सिमिटी नहीं है। तो आप वो सेंटेंस जो है उसे कभी क्या करेंगे, सिंथेसाइज कर ही नहीं पाएंगे, उसे गॉज ही नहीं कर पाएंगे, उसे समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये सेंटेंस चल रहा है। तो क्या होनी चाहिए, प्रॉक्सिमिटी होनी चाहिए, है ना, कि भाई मैं एक पूरी लाइन बोलूँ, पूरा एक स्टेटमेंट एक तरह से, एक जो एक तरह से प्रॉक्सिमिटी है, सन्निधि, उसके साथ बोलूँ, है ना। तो ये क्या हो गई, प्रॉक्सिमिटी। सिंपल सी बात हो गई कि मैं क्या बोल दूँ भाई, बीइंग, है ना, फिर देन है ना। तो ये सब चीज़ें क्या हो जाएंगी, हमारा जो सेंटेंस है उसे कैसे बना देंगी, सेंसलेस बना देंगी। ठीक है, तो हमें जो एक तरह से अपना जो नेसेसरी कंडीशन है टू मेक आर सेंटेंस इंटेलिजिबल, उसके लिए क्या चाहिए, प्रॉक्सिमिटी चाहिए बिटवीन दी वर्ड्स। ठीक है, ये क्या हो गई, सन्निधि हो गई। अब देखिए सन्निधि के बाद जो फोर्थ है, एक तरह से लास्ट कंडीशन, वो क्या है ना। तो हमारी जो फोर्थ है, अब हम उसको पढ़ेंगे, वो क्या है, तात्पर्य। तात्पर्य मीन्स मीनिंग या इनहेरेंट मीनिंग, है ना। क्या होता है, एक वर्ड जो है उसके एक से दो मीनिंग हो सकते हैं ना, दो एक तरह से चीज़ें निकल के आ सकती हैं। जैसे एक जो स्टैंडर्ड एग्जाम्पल इसके लिए यूज होता है वो है सैंधव, है ना, सैंधव। तो सैंधव के दो मतलब निकलते हैं, एक मतलब क्या है इसका, सॉल्ट, है ना, और एक मतलब है इसका हॉर्स। ठीक है, अब इस वर्ड के क्या है, दो मतलब निकल रहे हैं, तात्पर्य। लेकिन जो इंसान खाना खाने बैठा है और अगर वो सैंधव मांगे तो आप क्या समझेंगे, इससे क्या मीनिंग निकालेंगे, क्या इन्फर करेंगे, उसका इनहेरेंट मीनिंग क्या हो जाएगा कि भाई मुझे सॉल्ट भी चाहिए। आप उसे घोड़ा लाकर नहीं रख देंगे। सिमिलरली अगर कोई वॉर पे जा रहा है और वहां पर वो क्या मांग रहा है, तलवार वलवार लेकर बिल्कुल तैयार है, आप उससे वो क्या मांग रहा है, सैंधव, और आप उसे नमक ला कर दे दें, तो वो क्या मांग रहा है वहां पर, एक्चुअली हॉर्स मांग रहा है ना। तो आपको वहां पर समझना है कि भाई उसका इनहेरेंट मीनिंग क्या है, तात्पर्य क्या है, और उसी से हम क्या निकालेंगे, अपना जो सेंटेंस है उसमें क्या निकालेंगे, सेंस निकालेंगे, उसे क्या बनाएंगे, इंटेलिजिबल बनाएंगे। ठीक है, तो तात्पर्य क्या हो गया भाई, मीनिंग उस चीज का। तो सैंधव जो है उसका एक तरह से बहुत सारे मीनिंग निकल रहे हैं, दो मीनिंग निकल रहे हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पर, किस जगह पर उसका क्या तात्पर्य है ना, क्या वो एक तरह से वो इन्फर करना चाह रहा है, क्या वो सजेस्ट कर रहा है, किस तरह वो सजेस्ट कर रहा है कि उसे क्या चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, तात्पर्य हो जाएगा। ठीक है, तो जो एक तरह से 4 कंडीशंस हैं, एक तरह से नेसेसरी कंडीशंस टू मेक अ स्टेटमेंट इंटेलिजिबल, वो हमने डिस्कस कर ली है। शब्द के साथ एक चीज़ हमें याद रखनी है कि
जो वर्ड है उसमें एक पावर है टू डिनोट समथिंग, है ना, ये जो पावर है, जो पोटेंसी, इसे ही हम क्या बोलते हैं, शक्ति, है ना, शक्ति ऑफ अ वर्ड टू गिव मीनिंग और डिनोट मीनिंग टू समथिंग, है ना, कि भाई इस वर्ड का ये मीनिंग है, तो ये क्या हो गया, इस वर्ड में एक पावर आ गई कि भाई ये जो वर्ड है ये क्या करने लगा, इस पूरी चीज को डिनोट करने लगा, है ना, एंड दिस पावर, दिस पोटेंसी इज नथिंग बट शक्ति। और उस वर्ड को वो शक्ति कहाँ से मिल रही है, ये क्या होता है, शक्ति आग्रह होता है। हम बिल्कुल इसे डिस्कस करेंगे, बट अगर शक्ति आग्रह क्या है, इट इज नथिंग बट पोटेंसी और अ पावर ऑफ अ वर्ड टू डिनोट टू समथिंग, ठीक है। तो ये क्या हो गया, शक्ति आग्रह। शक्ति आग्रह डिटेल में हम एक वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल शब्द से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं हमने क्विकली उनको अच्छे से रिवाइज कर लिया है ना। स्पेशली ये जो 4 कंडीशंस हैं एग्जाम में आ जाती हैं, 4 इस तरफ आ जाएंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, उनके 1 लाइन में एक तरह से डेफिनेशन आ जाएंगे और आपको मैच करना होगा कि भाई आकांक्षा क्या है ना, एक तरह से तात्पर्य क्या है, योग्यता क्या है ना। तो इस तरह से आप, अब मुझे लगता है ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। न्याय फिलॉसफी मुझे लगता है ये आज हमने कंप्लीट कर ली है। इसके बाद हम वैशेषिका जो है वो टॉपिक शुरू करेंगे। वैशेषिका कंप्लीट होने के बाद हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे शक्ति आग्रह और कारण पे, है ना, न्याय वैशेषिका जो कारण, जो कॉजेशन की थ्योरी है उस पर, ठीक है। आई थिंक आज की क्लास के लिए इतना सफिशिएंट।